नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज में एक नाम बनाया है और साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी है। वे एक कवि हैं, एक लेखक हैं, एक मंच संचालक है और प्रेरक वक्ता भी हैं। तो आइए मिलते हैं जगदीश बाली जी से और जानते हैं साहित्य सृजन में उनकी भूमिका के बारे में। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और दूरदर्शन का धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। जी सर, आपकी साहित्य की दुनिया में आपका की काफ़ी भूमिका रही है, काफ़ी अहम भूमिका आपकी रही है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप एक हिंदी मीडियम के स्कूल से आप पढ़े हैं, उसके बाद आपने एक अंग्रेज़ी मीडियम में पत्रकारिता की है, फिर आपने अंग्रेज़ी के लेक्चरर आप रहे हैं और आपने फिर साहित्य हिंदी में आपने लेख लिखे हैं। तो आपका ये जो सफ़र है वो कैसे आपने तय किया, किस तरह से आपका ये सफ़र रहा है? वास्तव में जिस समय हमने शिक्षा ग्रहण की वो उस समय कुछ अलग था जी। उस समय हम अभावों की ज़िंदगी जीते थे। अभाव मतलब समाज अपने आप में ही अभाव में था जी। शिक्षा पुराने ढंगों से दी जाती थी और हमें विद्यालय जाना पड़ता था पैदल चलकर, और रास्ता भी बड़ा दुर्गम होता था। 2-3-4 किलोमीटर हम जाते थे और विद्यालय में हम कई बार अपना बोरू लेके जाते थे, उसके ऊपर हमें बैठना होता था जी। और जहाँ तक अंग्रेज़ी का सवाल है, हमें अंग्रेज़ी 6ठी कक्षा में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मेरा अंग्रेज़ी से नाता रहा। वो इसलिए रहा कि उस ज़माने में हम रनिंग कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री सुनते थे, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। जी। हिंदी में बहुत बढ़िया 2 कमेंटेटर थे, मुरली मनोहर मंजुल और सुशील दोषी। उनकी कमेंट्री सुनता था, साथ में अंग्रेज़ी की कमेंट्री भी सुनता था। उस ज़माने में बहुत बेहतरीन कमेंटेटर होते थे अंग्रेज़ी के, जेपी नारायणन थे और एक दिगी रत्नाकर नाम के कमेंटेटर थे। अंग्रेज़ी में कमेंट्री करते थे, उनकी कमेंट्री को सुना करता था जी। तो जब उनकी कमेंट्री को सुनता था तो उनके शब्द, उनकी जो भाषा है वो मेरे जहन में उतर गई और वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक स्टोरेज होता चला गया। हालांकि उस वक्त मैं उसको समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे जब हम शिक्षा ग्रहण करते गए, आगे गए, विद्यालय से फिर महाविद्यालय में गए, तो इस भाषा के प्रति मेरा शौक़ बढ़ता चला गया। फिर इसी विषय में अंग्रेज़ी का जो साहित्य है उसमें एमए किया, उसके बाद जर्नलिज़्म किया। उसके बाद फिर एक ऑप्शन आई कि मुझे अंग्रेज़ी जर्नलिज़्म करना चाहिए या हिंदी जर्नलिज़्म करना चाहिए। वहाँ भी मैंने अंग्रेज़ी को चुना और इंडियन एक्सप्रेस में लगभग 1 साल तक मैंने कार्य किया। उसके बाद नई दिल्ली में एशियन एज में अंग्रेज़ी पत्रकारिता ही की, सब एडिटर के तौर पे। तो उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे अंग्रेज़ी में कुछ लिखना चाहिए। हालांकि लिखा मैंने काफ़ी बाद में जाकर, लेकिन शायद उस वक्त एक ज़मीन तैयार हो रही थी। जर्नलिज़्म छोड़ के मैं जब आया तो मैंने अध्यापन का जो व्यवसाय है उसको मैंने चुना और अध्यापन में भी मैंने अंग्रेज़ी विषय के रूप में उसकी परीक्षा दी, कमीशन पास किया और फिर अंग्रेज़ी पढ़ाना आरंभ किया। अंग्रेज़ी मैं पढ़ाता हूँ, अंग्रेज़ी बोलता हूँ, लेकिन साथ में क्योंकि हिंदी हमारी नैसर्गिक भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो वो तो प्राकृतिक तौर से मुझे आनी ही थी। तो साहित्य में शौक़ था, हिंदी में लिखना भी उतना सहज ही लगा और अंग्रेज़ी में लिखना भी उतना ही सहज ही लगा। हालांकि मैंने काफ़ी देर के बाद साहित्य में अपना पदार्पण किया। 2009 में मैंने पहली कविता लिखी थी और 2016 में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित होकर आई। हस्तीमल हस्ती का एक शेर है कि प्यार का पहला ख़त है, वक्त तो लगेगा, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत खूब सर। जैसे आपने बताया आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, आपने काफ़ी पड़ाव अपने जीवन में पार किए हैं। तो अगर आपके हम साहित्य की बात करते हैं तो आपके लिए साहित्य क्या है, किस तरह से आप साहित्य को परिभाषित करेंगे और आप अपनी जो साहित्य वाली जर्नी है उसको किस तरह से देखते हैं? साहित्य की अगर आप बात करें तो मैं ये कहूँगा जो आप सृजनात्मक लिखते हैं वो एक साहित्य है। वैसे तो जो आपके पास लिखित में कोई चीज़ आ जाती है तो उसे साहित्य कहा जाता है, लेकिन वास्तव में साहित्य वही है जो सृजनात्मक आप लेखन करते हैं। तो साहित्य के इसमें मैं आपको ये कहूँ, जैसे मैंने पहले कहा 2009 में मैंने पहली अपनी कविता लिखी और उसके बाद 2016 में मेरी पहली पुस्तक है द स्पार्क इज़ विदिन यू, जो कि एक मोटिवेशनल पुस्तक है। उसके बाद 2018 में मैंने चल नामक पुस्तक, वो भी मोटिवेशनल लेकिन हिंदी में लिखी।
तो दोनों पुस्तकें काफ़ी बढ़िया रही, अच्छा उसका रिस्पांस आया, अच्छा फीडबैक आया और वो हर वर्ग के लोगों के लिए वो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो सर जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि आपने बताया जैसे आपने मोटिवेशनल बुक्स लिखी है, तो एक मोटिवेशनल राइटर होने के नाते आपके लिए प्रेरणा के स्रोत क्या है और आप किस साहित्यकार से आप प्रभावित होते हैं? वास्तव में ऐसा है कि खुदा ने हर एक व्यक्ति को नैसर्गिक जो क्वालिटीज़ होती है वो दे रखी होती है जी। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके पास जो प्रतिभा है उसको विकसित करने के लिए आपको ज़मीन क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभा शायद थी और उस प्रतिभा को बाहर लाने के लिए मुझे ज़मीन की आवश्यकता थी और चलते चलते सफ़र में वो ज़मीन भी मुझे मिली, तो उस ज़मीन का मैंने इस्तेमाल किया और इस तरह से मैं अपने साहित्य के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी रिकग्निशन मुझे मिली। जी बिल्कुल। जी, तो सर जैसे हम बात करते हैं साहित्य की, आपने जैसे बताया कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, आपके अंदर साहित्य लिखने का एक टैलेंट था जिसकी वजह से आप ये जर्नी तय कर पाए हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे सामाजिक विषयों पर, हर एक जो लेखक है या साहित्यकार है वो हर एक जॉनर होता है उनका कि जिसमें वो लिखते हैं। आप सामाजिक विषयों पर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों आपने ये सामाजिक मुद्दों पर लिखना प्रेफर किया है? और अगर हम बात करते हैं संदेश की, तो किस तरह का आप संदेश है जो वो समाज को देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं उस बात पे आता हूँ, आपने मुझसे पूछा था कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। जी। वास्तव में जो लेखक जो लिखता है वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक अमूक व्यक्ति से प्रेरित होते हैं जी। लेकिन जो परिस्थितियाँ होती है वो आपको लेखक बना देती है। अगर आप में वो गुण है लेखक बनने का तो वो गुण स्वतः ही उभर कर आ जाता है। जी बिल्कुल। और उसमें जो परिस्थितियाँ होती है, फिर ये एक चीज़ ये होता है कि आप किन साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं। अगर मैं मोटिवेशनल राइटिंग की बात करूं तो मैंने जॉन मैसन नाम के एक लेखक है, छोटी सी उनकी पुस्तक को पढ़ा था, वी आर बॉर्न ओरिजिनल डोंट डाई अ कॉपी। और एक नील एस्केलिन नाम के मोटिवेशनल राइटर है, उनकी एक पुस्तक थी यस यस लिविंग इन नो नो वर्ल्ड, तो उसको भी मैंने पढ़ा। और एक मैथ्यू सैयद की बुक है बाउंस। तो बहुत सारी मोटिवेशनल पुस्तकों मैंने पढ़ा क्योंकि मैं विद्यार्थियों से मेरा सीधा संपर्क रहा। तो विद्यार्थियों से जब मेरा सीधा संपर्क रहा तो विद्यार्थियों को हमें मोटिवेट करना होता है, अध्ययन के लिए मोटिवेट करना है। फिर अध्ययन करने के बाद जो विद्यालय की चार दीवारी के बाद वो समाज में जाते हैं, एक ज़िंदगी के लिए संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के लिए भी हमने उनको तैयार करना होता है। वहाँ पर मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो जो मोटिवेशनल एक एटमॉस्फेयर बनता है, तो मुझे लगता है शायद उस एटमॉस्फेयर के कारण ही मेरे अंदर भी यह भावना आई मुझे कुछ मोटिवेशनल लिखना चाहिए। तो मैंने मोटिवेशनल लिखा। जहाँ तक सामाजिक मुद्दों की बात है, मैं ये मानता हूँ कि आप साहित्य लिखते हैं या तो स्वांत सुखाए लिखते हैं, अपने आनंद के लिए लिखते हैं, वो भी एक चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से साहित्यकार को समाज के बारे में लिखना चाहिए, समाज के लिए लिखना चाहिए। तो वही मेरा उद्देश्य रहा है। मैं समाज के बारे में लिखता हूँ, समाज के लिए लिखता हूँ। समाज में जो मुझे त्रुटियाँ दिखती है, जो विषमताएं दिखती है, जो उसमें ड्रॉबैक्स दिखते हैं, उसके ऊपर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। और लिखने के साथ साथ मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो मैं लिखता हूँ उससे समाज का परिमार्जन हो, समाज को उससे कुछ मिले। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं सामाजिक लेखन करता हूँ, चाहे कविता आप कहे, चाहे कहानी लेखन है मेरा, या अगर आप आर्टिकल्स की बात करो न्यूज़पेपर में जो मेरे आर्टिकल छपते हैं वो भी बहुत सारे आपको सामाजिक मुद्दों पर ही मिलेंगे। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि एक जो टीचर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनको समाज की चीज़ों से अवगत करवाए, उनको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इस जर्नी में। तो सर जैसे आपने 2 किताबें लिखी हैं, एक चल चलाचल जो कि हिंदी में है और एक है द स्पार्क इज विद इन यू जो कि अंग्रेजी में आपने मोटिवेशनल बुक लिखी है। थोड़ा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये किताबें हैं और क्या ये आपके व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाती है? जैसे आपको पहले कहा कि ये मोटिवेशनल बुक है, प्रेरणास्पद ये पुस्तकें हैं, प्रेरणात्मक पुस्तकें हैं।
तो ये जो दोनों पुस्तकें, पहली जो मैंने अंग्रेजी में लिखी उसमें मैंने उन विषयों को लिया जो कि जीवन से संबंधित है। जैसे जीवन में जब आप संघर्षरत है, आप कई बार दुखों में चले जाते हैं, कई बार आपको ये लगता है जीवन में आपको कोई राह दिखाई नहीं देती है, आप अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। तो इन चीज़ों को लेके मैंने द स्पार्क इज विद इन यू में वो सारे विषयों को लेकर मैंने लिखा है जी। और उसमें मैंने अपने जाहिर तौर से जो मेरे अनुभव रहे उनको भी मैंने उसमें समायोजन किया है। आपको मैं बता दूं उसमें कई लेखकों के कोट्स भी आपको मिलेंगे, कुछ स्टोरीज को मैंने उसमें एम्बेड किया है और अपने अनुभवों के साथ उनको मैंने कोऑर्डिनेट किया है। तो उसके बाद जब मैंने हिंदी में लिखा, हालांकि हिंदी की जो मेरी प्रेरणात्मक जो पुस्तक है वो उसका अनुवाद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका जो माहौल है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे द स्पार्क इज विद इन यू का माहौल में। उसमें मैंने संस्कृत साहित्य से भी कई कोट्स लिए हैं, अंग्रेजी साहित्य से मैंने कई कोर्स लिए हैं। तो इस तरह के संदर्भों को देकर मैंने इन पुस्तकों को मजबूत बनाने का प्रयास किया है और प्रयास यही रहा है कि इन पुस्तकों को पढ़कर प्रेरणा मिले, छात्रों को प्रेरणा मिले, युवाओं को मिले और ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति जो उसे पढ़ेगा उनको उससे मजबूती मिले, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ प्रेरणास्पद मिले। जी बिल्कुल, और बहुत लोगों ने आपकी किताबों को पसंद भी किया और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आप कविताएं भी लिखते हैं, अगर हम कविताओं की बात करते हैं तो आप किन विषयों पर कविताएं लिखना पसंद करते हैं मुख्य तौर पर? कविता मुख्य रूप से तो यही है कि मैं सामाजिक कविताएं लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन कविताओं का जो दायरा है, जो जाविया है जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो वो बहुत विस्तृत होता है जी। तो उसमें आप किसी एक विषय को लेकर नहीं चलते हैं। तो जाहिर तौर सामाजिक मुद्दे भी है, आपकी अपनी फिलॉसफी भी उसमें होती है जी। और साथ में कई बार आप प्रकृति पर भी लिख देते हैं। तो इन सब जो आप थीम्स जिसको आप कहते हैं, जो विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु पर मैंने कविताएं लिखी है जी। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक आध कविता यहाँ से उच्चारित करूँ आपके लिए, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कविताएं आपको यहाँ से उच्चारित करूँगा जी। जैसे मैंने कहा कि 2009 में मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, तो उस कविता लिखने के बाद मैंने बहुत सारी कविताएं अब मैं लिख चुका हूँ जी। तो क्या आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते किस तरह से एक लेखक है, कवि है, किस तरह से उसका एवोल्यूशन होता है। शुरू में वो कैसा लिखता है, बाद में जाते जाते वो क्या समझता है साहित्य को, तो उसके साहित्य में क्या परिवर्तन आता है। तो 2009 में लिखी कविता थी जिसका शीर्षक है मैं सीधा लिखता हूँ। तल्ख होकर वो पूछते हैं मुझसे, तल्ख होकर वो पूछते हैं मुझसे, क्यों लिखते हो तुम सीधा, तुम भी लिखो कुछ टेढ़ा, जैसा लिखते हैं और भी, मुड़ा हुआ कुछ इस तरफ, झुका हुआ कुछ उस तरफ। तल्ख होकर मैं भी कह देता हूँ उनसे, मैं सीधा, मेरी कलम सीधी, क्यों लिखूँ फिर मैं टेढ़ा, मुड़ा हुआ कुछ इस तरफ, झुका हुआ कुछ उस तरफ। फिर कर लिखता हूँ पर मिली है तासीर कुछ ऐसी ही कि बन पड़ता है सब सीधा, ना मुड़ा हुआ कुछ इस तरफ, ना झुका हुआ कुछ उस तरफ। औरों से नहीं खुद ही से कहता हूँ, लिखो ऐसा कि तीर सा लगे, करे कोई आहा या कोई वहा, कहे कि हाँ क्या खूब लिखा है, ना मुड़ा हुआ कुछ इस तरफ, ना झुका हुआ कुछ उस तरफ। घट जाता है बिक जाने से कलम का दाम, घट जाता है बिक जाने से कलम का दाम, पर ना बिकने का अगर है इरादा तो बढ़ जाता है इसका दाम। बांधी नहीं है किसी की कलम मेरी, ना मुड़ेगी ये कभी इस तरफ, ना झुकेगी ये कभी उस तरफ। ना कुछ साहिब से, ना लेना कुछ मुसाहिब से, बिके हुए हैं निज़ाम, खरीदे हुए हैं मसनद, पर कलम है ये बाली की, न खरीद पाएगा कोई इस तरफ, न बिकेगी कभी ये उस तरफ। ये मेरी पहली कविता थी जो मैंने लिखी। उसके बाद मैं आपको एक और सामाजिक जो कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाह रहा, दर्शकों के लिए भी जी बिल्कुल, जिसका शीर्षक है गूगल बाबा। अच्छा। सर्वाइकल को दावत देती मोबाइल पर झुकी हुई करोड़ों गर्दनें, सर्वाइकल को दावत देती मोबाइल पर झुकी हुई करोड़ों गर्दनें, करोड़ों बौनी स्क्रीनों में डूबी हुई दुगनी अपलक आंखें, की पैड पर फुदकती उंगलियां जान रही है गूगल बाबा से हर तरह का ज्ञान, ज़मीन हो या आसमान गूगल बाबा पर सब है विद्यमान। आज के सब मॉडर्न बच्चे मोबाइल पर है मौजूद, क्योंकि मोबाइल पर सब है मौजूद। आज के बच्चे हैं बड़े ज्ञानवान पर है बड़े नादान, नहीं समझते वे ज़िंदगी का ये विधान कि ऐसे भी है ज़िंदगी के कई सवाल गूगल बाबा को नहीं है जिनका अनुमान, नहीं है उसके पास जिनका समाधान जो मिल सकता है माँ बाबा के पके हुए बालों में, उनके चेहरों की सिलवटों में। पर अफसोस
पर अफसोस मोबाइल से ग्रस्त माँ बाबा भी है त्रस्त। फेसबुक और व्हाट्सएप पर मस्त, जादुई स्क्रीन पर व्यस्त जीवन को कर रहे हैं पस्त। मातृ पितृ कर्तव्य से विमुख, मोबाइल पर पाते सुख नहीं समझते अपनी संस्कृति व भाषा को भूलते। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते गूगल बाबा से निकल रहे हैं जहनो जिस्म से अपाहिज रेडीमेड बच्चे। स्कूल कॉलेजों में पास होने वाले, जीवन में फेल होने वाले, ड्रीम 11 से करोड़पति बनने का सपना लेते। फ्री फायर में माहिर MCQ टाइप हिंसक बच्चे। बहुत खूब। तो ये समाज पर एक आप इसको व्यंग्य भी ले सकते हैं या इससे आप ये भी कह सकते हैं इससे समाज को एक शिक्षा भी मिलती है। जी बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो एक कवि है, एक लेखक है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को समाज में जो है, और किस तरह से उसको अपने कलम के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए समाज तक पहुंचाता है या फिर सामने रखता है अपनी बात को। और जैसे आपने बताया जो आपने पहली कविता जो लिखी थी वो आपने पहले सुनाई थी, तो कितना ज़्यादा एक डिफरेंस आता है पहली कविता में और जो आप बाद में लिखते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं, चीज़ों को जानते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे जैसे हम साहित्य को पढ़ते जाते हैं आपकी कलम भी और मजबूत होती जाती है, आप परमार्जित होते जाते हैं और आपकी लेखनी में एक नई धार आती जाती है, नई चमक आती जाती है अगर आप अच्छे लेखकों को पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो सर अगर हम गद्य और काव्य की बात करते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो कितना ज़्यादा इसमें अंतर देखने को मिलता है? किस तरह से काव्य को आप लिखते हैं और गद्य को लिखते हैं? देखो, सबसे बड़ा जो अंतर गद्य और पद्य में है वो ये है कि जब हम गद्य की बात करें उसमें उतनी लयात्मकता नहीं होती है। हालांकि अगर आपका गद्य पद्यात्मक हो तो बहुत वो रोचक हो जाता है जी। और अगर हम पद्य की बात करें उसका महत्वपूर्ण अंग है, उसमें लयात्मकता होती है, उसमें एक लय होती है, उसमें एक बहाव होता है। इन दोनों बस इतना ही फर्क है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जब आप गद्य लिखते हैं आपकी गद्य में भी आपकी जो पद्यात्मकता है वो झलकनी चाहिए और आपका जो पद्य है उसमें आपका गद्यात्मक होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए ताकि आपका जो कविता है वो आसानी के साथ पाठक जो उसको समझ सके। और जब आपका कविता का जो आपका हुनर है, जब आपके वो प्रोज में झलकता है, आपके गद्य में झलकता है, तो वो गद्य अपने आप में बड़ा रोचक हो जाता है। बस यही नियम है, ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। जी, गद्य में आपकी काव्य का एक झलक होनी चाहिए और काव्य में आपकी गद्य की थोड़ी झलक बिल्कुल जरूर बिल्कुल, होनी चाहिए। ताकि जो आप लिख रहे हैं वो रोचक हो। जी जी। क्योंकि जाहिर तौर से कविता में जब लयात्मकता होती है उसमें एक नई रुचि पैदा होती है। जी बिल्कुल। तो और अगर कविता में गद्य आ जाए तो वह कविता सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, सहल हो जाती है और पाठक उनको अनायास ही समझ जाता है। बिल्कुल। तो सर जैसे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, आपने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं कई अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारों के लिए, तो उसमें आपका एक लेख है सिमटी दुनिया बढ़ते भाषाओं के दायरे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो ये भाषा के दायरे हैं वो बदलते हैं, क्योंकि अगर हम भाषा की बात करते हैं साहित्य में भाषा की एक बहुत अहम भूमिका रहती है, तो किस तरह से भाषा के दायरे बढ़ रहे हैं और ये विचारों को प्रस्तुत करने में किस तरह से मददगार सिद्ध होती हैं? जी, आपने बहुत बढ़िया ये संदर्भ दिया। लेख काफ़ी पहले ही मैंने ये लेख लिखा था। जी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारी जो दुनिया सिमट रही है, सिमट इसलिए रही है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है जी। और इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, हम एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, चाहे देश की बात करें चाहे विदेश की बात करें। अगर हम देश की भी बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि हम अगर हमें हिंदी आती है तो हमें हिंदी तक ही सीमित रहना चाहिए। देखो, हमारा देश बहुभाषीय देश है, कई भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं जी। और अगर हमें अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा भी आए तो आपका जो लिखने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि भाषाओं का जो संस्कृति जुड़ी हुई है जी। संस्कृति जो है उस संस्कृति के साथ उस भाषा के शब्द जुड़े हुए हैं, तो वो उन शब्दों का जब आदान प्रदान होता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है, तो भाषा अपने आप में हमआमेज होती है। हमआमेज मतलब एक दूसरे से मिलती है। तो आज हम एक भाषाई विरोधाभास की दुनिया में नहीं जी सकते हैं जी। बिल्कुल। अब आपको अगर विदेश जाना है तो आपको अंग्रेजी आपको आनी ही चाहिए। बात सिर्फ विदेश जाने की नहीं है जी। अगर आप अपने साहित्य को और उत्कृष्ट करना चाहते हैं, इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर से आपको दूसरी भाषा आनी चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम भारतेंदु जी का हम उदाहरण देते हैं कि जिन्होंने ये कहा था निज भाषा को उन्नति है सब भाषा को मूल जी। तो उससे क्या होता है कि जो भारतेंदु जी है उन्होंने केवल
अपनी भाषा को ही नहीं वो जानते थे। हालांकि उन्होंने ये बात ज़रूर कही, लेकिन अपनी भाषा के अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों को वो जानते थे। तो अगर आपको अपनी भाषा के अलावा बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो तो आपका जो लेखन है वो उसका जो दायरा हो बिल्कुल बढ़ जाएगा आपका, और अपने आप में ही आपकी जो रिकग्निशन है वो बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे माना राम ने लिखा कुछ, राम वालों के लिए लिखा, रहीम वालों को कुछ भी नहीं आया, राम वालों ने लिखा, राम वालों ने समझा, या फिर राम समझे या फिर खुदा समझे। जी, मतलब भाषाएं आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कल्चरल सिग्निफिकेंस पता चल जाता है, दूसरे के जो संस्कृति है उसका भी पता चलता है, ताकि आपके जो लिखने का दायरा है वो भी बढ़ता रहे। जी, तो सर अगर हम लिखने की बात कर रहे हैं तो लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हमेशा जब लिखने की बात करते हैं हम कहते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ो ताकि आपको और ज़्यादा पता चलता रहे। जैसे आपने भी बताया कि आपने अपने कई किताबों में संदर्भ लिए हैं दूसरी संस्कृत की किताबों से या दूसरी किताबों से भी। जी बिल्कुल, आप तब तक एक उत्कृष्ट लेखक नहीं बन सकते जब तक आप उत्कृष्ट लेखकों को पढ़ते नहीं हैं। आप बढ़िया बढ़िया लेखकों को पढ़िए, उत्कृष्ट लेखकों को पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगा कि आप बेहतर कैसे लिख सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपने लिख दिया वही श्रेष्ठ लिखा है तो आपके लेखन में कभी उन्नति नहीं आ सकती है। इसलिए आप जितने ज़्यादा अच्छे लेखकों को पढ़ते हैं, वो लेखकों को पढ़ने के बाद आपके अंदर ही अंदर एक जो है सेंस डेवलप होगी अच्छे लेखन के लिए। तो वो जो अच्छा लेखन जब आपकी समझ में आएगा अच्छा लेखन क्या है, उससे आप उस लेखन को अपने लेखन में जब उतारेंगे तो उस लेखन का जो है मेयार, उसका जो स्टैंडर्ड है वो कुछ और ही होता है, वो फिर दूसरे दर्जे का हो जाता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा जितने बेहतरीन लेखकों को आप पढ़ेंगे, बेहतरीन लेखकों को पढ़ने के बाद आपकी कलम स्वयं बेहतरीन हो जाती है। तो इसलिए जाहिर तौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, तो सर जैसे हम बात करते हैं आपको एक हिमालय साहित्य सृजन सम्मान भी मिला है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी क्या स्टोरी है, और जो ये सम्मान मिलते हैं किसी भी साहित्यकार को, लेखक को या किसी भी और आर्टिस्ट को, तो वो किस तरह की जिम्मेदारी लेके आते हैं साथ में? जी बिल्कुल, सम्मान मिलना अपने आप में सम्मान तो होता है, खुशी का विषय भी होता है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि लेखक सम्मान के लिए नहीं लिखता है। एक जो बेहतरीन लेखक है वो चाहता है कि जो वो लिखे दुनिया उसको पढ़े, लोग उसको पढ़े, उसको उसका फीडबैक मिले, वो उसके लेखन को वो सराहे, इतना ही काफ़ी होता है। मैं तो ये कहूँगा कि इनाम के लिए, सम्मान के लिए मत लिखिए, बस आप लिखिए। अगर आपकी कलम में ताकत है सम्मान भी मिलेगा आपको, जो है नाम भी मिलेगा। और जहाँ तक मुझे साहित्य सम्मान की बात है, अभी 2024 का मुझे साहित्य सृजन पुरस्कार मिला। हिमालय मंच ने मुझे ये पुरस्कार दिया और माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे ये पुरस्कार प्रदान किया। तो बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता तो हुई। मुझे लगा कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मेरी लेखनी को पसंद किया जा रहा है, मेरी लेखनी को रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो सम्मान अपने आप में खुशी देता है, लेकिन जिम्मेदारी अभी साथ लेकर आता है, क्योंकि आप एक लोगों के जीवन में आ जाते हैं, उनकी नज़रों में आप आ जाते हैं, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, उसके बाद जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि उसके बाद आप जो कुछ भी लिखते हैं उसके ऊपर लोगों की नज़रें ज़रूर होगी, साहित्यकारों की नज़रें होगी। तो आपको बड़े ध्यान से चलना होगा, आपको अपनी निरंतरता बनाए रखनी होगी, निरंतरता के साथ आपका जो मयार है वो उसके अनुसार होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी आती है, आपको और बेहतर बनना है, सम्मान के अनुरूप आपको और बेहतर बनना है। जी, और सम्मान का जो भी आपको सम्मान मिलता है उससे ये आपको एक प्रोत्साहन भी मिलता है और आगे बढ़ने का, और आपको पता चलता है कितने लोग आपकी जो कला है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में भी उतार रहे हैं। जाहिर, आपने बिल्कुल सही कहा। जी, तो सर जैसे अगर हम बात करते हैं मंच संचालन की, क्योंकि आप मंच संचालन भी करते हैं, तो मंच संचालन का और वाक जो कला है उसमें क्या संबंध है आपस में? क्या जो मंच संचालन है वो वाक कला का ही एक विस्तार है? हाँ, आपने बहुत सही ये सवाल किया कि मंच संचालन, अगर ये कहूँ कि जब कभी भी मैं कहीं माइक देखता हूँ, थोड़ा कोई भी कार्यक्रम होता तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए। जी बिल्कुल, वाक कला जो है दूसरे स्तर पे जब जाती है, उसका जब मयार बढ़ता है जी, तभी आप एक बेहतरीन मंच संचालन कर सकते हैं। क्योंकि मंच संचालन की कई परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों से जूझने के लिए या उन परिस्थितियों को प्रस्तुत करने के लिए
आपके पास भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जी। भाषा के ज्ञान के साथ साथ आप में आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल उत्कृष्ट होना चाहिए। जी। अगर आपके भाषा पे आपकी कमान नहीं है, भाषा पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो एक आप अच्छे संचालक नहीं बन सकते। इसलिए संचालन के लिए आपकी जो वाक कला है वो उत्कृष्ट दर्जे की होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पे मैं पढ़ रहा था, संस्कृत का एक श्लोक है कि 10 सहस्त्रेषु वक्ता, मतलब 10,000 लोगों में कहीं एक बेहतरीन वक्ता आपको मिलता है। जी। तो वाक कला ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान काम है, आपको निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है। और जब आप एक उस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप संचालन की ओर बढ़ते हैं। संचालन में भी आपको कई तरह का मंच संचालन करना पड़ता है। कोई मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मंच संचालन है उसके लिए एक वाक कला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और मंच संचालन की कई परिस्थितियाँ होती है, उसके लिए आपको, अगर आप निरंतर प्रयासरत नहीं है तो आप बेहतरीन मंच संचालक नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो सर, अगर हम वापस आते हैं साहित्य पे, अगर हम बात करते हैं साहित्य की, तो हिमाचल में या फिर प्रदेश में किस तरह की साहित्यिक गतिविधियाँ होती है आज के समय में, और किस तरह से ये प्रोत्साहन देती है? हाँ बिल्कुल, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से साहित्य के क्षेत्र में एक सैलाब सा आया है। आप देखेंगे कि बहुत सारी गोष्ठियों का आयोजन होता रहा है, और ख़ास तौर से गेयटी थिएटर जब से साहित्यिक संगठनों के लिए उनको आप कह सकते हैं मुफ्त किया गया है, वहाँ पे गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारी जो हमारी जो साहित्यिक संगठन है, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है, वे इन गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। उन आयोजनों के माध्यम से ये पता चलता है कितना कुछ लिखा जा रहा है, गद्य लिखा जा रहा है, पद्य लिखा जा रहा है, कहानियाँ लिखी जा रही है, उपन्यास लिखे जा रहे हैं। कितना ज़्यादा टैलेंट हमारे प्रदेश में है वो भी पता चलता है। और जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी इससे लोगों को मिलता है कि कितना वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें अपने जीवन से और साहित्य सृजन से हमें रूबरू करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया दूरदर्शन का भी मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया। जी शुक्रिया। जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।